नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी साल फरवरी में फैसला दिया था कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अपनी पत्नी और बच्चों सहित स्वयं की आय के सभी स्रोत बताने होंगे। फैसले में कहा गया था कि उम्मीदवारों को चुनाव के लिए नामांकन भरने के दौरान पत्नी और बच्चों की आय सहित स्वयं की आय के स्रोत का खुलासा करना होगा। हालांकि मौजूदा कानून के मुताबिक वर्तमान में एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र दायर करते समय अपनी और अपने जीवन साथी, बच्चों और अन्य आश्रितों की संपत्तियों और देनदारियों के विवरण का खुलासा करना जरूरी है, लेकिन उनकी आय के स्रोत की जानकारी देना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने में असल में अड़चन क्या है और आय के स्रोत को बताने की बाध्यता कितनी जरूरी और कानूनन सही है, इसको समझेंगे अपने 3 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ पीके मल्होत्रा साहब हैं, पूर्व सचिव विधि और कानून मंत्रालय, भारत सरकार। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सत्यप्रकाश हैं, लीगल एडिटर हैं द ट्रिब्यून में। सत्यप्रकाश, स्वागत है आपका। और एस.के. मेहंदीरत्ता साहब हैं, पूर्व सलाहकार चुनाव आयोग। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत मेहंदीरत्ता साहब आपसे करना चाहूँगा, ये जो बाध्यता है, क्योंकि फरवरी के अगर आदेश को देखें सुप्रीम कोर्ट में, जो कि एक जनहित याचिका आई, उससे पहले तक जो नियम या रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है वो कहता है कि आपको अपनी आय का विवरण देना है और जो आपकी पत्नी है, आश्रित हैं, लेकिन सोर्स के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं था। कोर्ट ने जब कहा सोर्स, आखिर इसकी अनिवार्यता क्यों होनी चाहिए? पहले तो मैं यही समझना चाहूँगा। नहीं, बात ये है कि जो भी इलेक्शन लड़ता है उसको एक एफिडेविट देना पड़ता है। वो उसका फॉर्म 26 है, उसमें उनको पूरा ब्यौरा देना होता है कि मेरी संपत्ति कितनी है और मेरी पत्नी की संपत्ति कितनी है और मेरे आश्रित बच्चों की, सिर्फ जो है आश्रित बच्चों की, बाकी लोगों की नहीं। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही देनी पड़ी, अदरवाइज कोई देने को तैयार नहीं था। लेकिन उस एफिडेविट में ये कमी थी कि सोर्स ऑफ इनकम जो था वो नहीं था, कि भाई आपने इतना पैसा जो है, आपकी जो संपत्ति है, कहाँ से किस तरह से ली, वो सोर्स ऑफ जो इनकम था वो नहीं था। तो एक्चुअली क्या था कि हम भी चाहते थे कि ये सोर्स ऑफ इनकम जो है, इलेक्शन कमीशन चाहती थी ये डिस्क्लोज होना चाहिए। लेकिन जो फॉर्म 26 है वो एक स्टैट्यूटरी फॉर्म है जो कि लॉ मिनिस्ट्री ही उसको अमेंड कर सकती थी। तो हमने लॉ मिनिस्ट्री से कहा था, लेकिन अभी ये मामला चल रहा था तो लोक प्रहरी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक NGO है लखनऊ की, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि इतने बढ़ रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चीज़ को भी आप जो है पूछिए। तो उसके बाद में फिर जो अब फॉर्म 26 है वो अमेंड हो गया है। अब उसमें सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी आपको अपनी भी, पत्नी की, बच्चों की अगर कोई है तो, हर बच्चों का इनकम तो होगा नहीं, अगर होगा तो फिर वो आश्रित नहीं रहते जी। तो इसलिए अब वो रिक्वायरमेंट तो लॉ में आ गई है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो सिर्फ इतने पर ही नहीं सीमित रहा कि भाई जो है आप सोर्स ऑफ इनकम बता दीजिए। वो चलमेश्वर साहब और जो दूसरे जज साहिबान थे वो एक स्टेप और भी आगे गए कि भाई जब आप पिछले इलेक्शन में कह रहे हैं कि मेरे पास 3 करोड़ थी, अब आपकी इस 5 साल में 10 करोड़ हो गई, तो सोर्स ऑफ इनकम वाले बता दीजिए कि मेरा एग्रीकल्चर फॉर्म है, ये है वो है। लेकिन इससे तो हमें कुछ पता नहीं चलता। तो उसमें उन्होंने कहा कि इस चीज़ पर भी नज़र रखनी चाहिए कि आप जो है वो इतनी देर में, आपने 5 साल में इतने पैसे कहाँ से कमा लिए। तो वो एक उन्होंने जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एक परमानेंट मैकेनिज़्म जो है प्रोवाइड करो, जिससे कि उनकी जो ऐसी जो डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स आ रहे हैं तो उन पर इन्वेस्टिगेशन हो, उन पर कुछ हो। उन्होंने एक और भी कहा कि जो इस तरीके से आ जाए पकड़ में कि इनकी डिसप्रपोर्शनेट जो एसेट्स हैं तो उनको इलेक्शन लड़ने से भी डिबार कर दीजिए। तो उसी के बारे में कल कुछ डिस्कशन हो रही थी। उसके बारे में कुछ लोगों ने कुछ कहा, लेकिन मेरी राय उनसे डिफर करती है। मैं ये कहता हूँ कि लॉ में आज ही प्रोविजन है। आपका नहीं है। मैं मल्होत्रा साहब पहले तो इसीलिए समझना चाहूँगा, मल्होत्रा साहब तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। फॉर्म में
जब सोर्स की बात की जा रही है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 5 साल में 3 साल में जब चुनाव लड़ने या जीतने वाले व्यक्ति की आमदनी और उसके सोर्स, उसके परिवार के 300 या 500 गुना बढ़ जाते हैं, तो फिर उनके खिलाफ ये भी निगरानी हो कि कैसे बढ़ गए हैं। यानी आप सीधे आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ये गलत तरीकों से बढ़े होंगे। सवाल ये कि क्या देश में ऐसे कानून नहीं है जो कि इसको ट्रैक कर पा रहे हैं, तो हमें उस एफिडेविट या उस कानून को बदलने के लिए एक नए मैकेनिज्म की जरूरत पड़ रही सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक? कविंद्र जी, इससे पहले कि आप जो प्रश्न उठा रहे हैं मैं उसका जवाब दूं, थोड़ा सा ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया उसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हुआ या रिफॉर्म्स नहीं हुए। इलेक्टोरल रिफॉर्म हुए हैं और इलेक्शन कमीशन को और अधिक पावर भी दी गई हैं टू डिस्चार्ज इट्स ड्यूटी प्रॉपरली। लेकिन कहीं ना कहीं उनके इम्प्लीमेंटेशन में भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ रुकावट रही है। और वो रुकावट का कारण ये है कि हमारे लेजिस्लेचर जिस स्पीड से इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए, जो उनके पास सुझाव आए, उनके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं देरी हुई है। अब मैं इसका एक एग्जांपल यही देना चाहूँगा। लोक प्रहरी का जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया उसका कारण ही यही था। उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए आज किसी के पास 5 करोड़ की संपत्ति है और वो 5 साल तक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि रहता है, तो उसकी 5 करोड़ से 50 करोड़ या 100 करोड़ हो गई है, उसका ब्यौरा रिकॉर्ड पे आना जरूरी है कि उसकी इतनी संपत्ति पब्लिक सर्वेंट रहते हुए या एक रिप्रेजेंटेटिव रहते हुए कैसे हो गई। मैं समझता हूं उसमें कोई बुराई भी नहीं है, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लोक प्रहरी का जजमेंट भी जो आया ये फरवरी 2018 में आया जी। और इसके ऊपर चर्चा जो शुरू हुई है वो नवंबर 2018 में आई है। ये अपने आप में शो करता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस चीज को कितना सीरियसली ले रहे हैं। मैं समझता हूं इसमें और सीरियसनेस की जरूरत है जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। जहां तक इंप्लीमेंटेशन का सवाल है, मैं मेहंदी रत्ता जी से सहमत हूं कि ऐसा नहीं है, कानून के प्रावधानों में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जानकारी आज आप लेना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रावधानों के अंदर आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट की अगर हम जजमेंट की भी बात करें, हम छोड़ दीजिए कि कानून में कुछ है या नहीं है, हमारे संविधान के हिसाब से अनुच्छेद 142 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है वो सबके ऊपर बाइंडिंग है। और अगर वो किसी कानून के कॉन्ट्रेरी नहीं है तो उन इंस्ट्रक्शंस को इंप्लीमेंट करने की पावर एग्जीक्यूटिव के पास भी है, लेजिस्लेचर के पास भी। अगर आप कानून नहीं बनाते हैं तो आप वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए इलेक्शन लॉ के अंदर और उसके जो परफॉर्म है उसमें प्रावधान कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप कोई एकदम से नया सिस्टम लाना चाहते हैं। ऐसा सिस्टम पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और आज से नहीं करता, ये तब से करता है जब से सिविल सर्विस पोजीशन में आई है। अगर आप सिविल सर्विस के कंडक्ट रूल देखें, जब वो सर्विस में एंटर करते हैं उनको डिक्लेरेशन देना होता है कि उनकी क्या क्या संपत्ति है। जब वो संपत्ति एक्वायर करते हैं उसकी उनको डिटेल देनी होती है और एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न अलग से फाइल करनी होती है। और उन सभी परफॉर्मेंस के अंदर ये लिखा हुआ है कि उनको अपना सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज करने का एक ही पर्पस है कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो जानकारी लेना चाहती है कि आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपके नोन सोर्सेज से आया है, अननोन सोर्सेज से नहीं आया। मैं समझता हूं इसी तरह का मैकेनिज्म आज की तारीख में भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बेसिस पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगर कहीं छोटी मोटी कानून में अमेंडमेंट की जरूरत है, अगर रूल्स में प्रावधान डालने की जरूरत है, उसको भी किया जा सकता है टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी। लेकिन एज ऑन टुडे देयर इज नो बार इट कैन बी इंप्लीमेंटेड। क्यों देरी हो रही है ये तो सिर्फ सरकार ही बता सकती है। सत्या, जो मनुता साहब कह रहे हैं, दो बातें उसमें समझना चाहूँगा। एक ये कि ट्रांसपेरेंसी की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, और कहा उन्होंने कि अगर हम सर्विसेज को देखते हैं वहाँ पर ये ऑलरेडी लागू है जनप्रतिनिधियों के लिए, यानी कि जो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं वो उसको अगर फॉलो करते हैं और अगर फॉलो नहीं करते हैं, दोनों सूरत में हमारा जो कानून है चुनाव को रिलेटेड, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की अगर मैं बात करूं, वो क्या इसमें इसको लेकर कोई प्रावधान है और ना करने को लेकर कोई सजा या फिर किस तरीके की उसमें चेतावनी या कुछ दूसरे उपक्रम दिए हुए हैं? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि माननीय सांसद महोदय या विधायक जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो न सिर्फ अपना डिक्लेरेशन दे एसेट्स का, जो कि इसके पहले के 2 फैसले हैं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मामले में 2002 में और PUCA के मामले में 2003 में, इन दोनों फैसलों के बाद
ये डिक्लेरेशन का मामला आया है। उसके बाद ये फैसला आया है जिसमें कि ये है कि आप डिक्लेरेशन दें उसके सोर्स का भी, तो आप एसेट बताएं, और अब ये स्थिति हो गई कि उसका सोर्स क्या है ये बताएं। इसमें जो लार्जर इशू है वो ये है कि जो पॉलिटी है या सोसाइटी है, जो पब्लिक लाइफ है, उसमें जो लोग भी हैं उनको एक तरह से शुचिता बरतनी चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। कहीं कोई गलत ढंग से कोई पैसे तो नहीं बना रहा है और करप्शन का मामला नहीं है ये। मैंने कहा पर उपदेश कुशल बहुतेरे सिर्फ इसलिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसने ये फैसला दिया है, आपको अगर याद हो तो कुछ साल पहले का मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपना सोर्स नहीं बताना था। जो डिक्लेरेशन वो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को देते हैं उस डिक्लेरेशन को, एसेट डिक्लेरेशन को पब्लिक करना था। और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सीआईसी का एक फैसला आया था और सीआईसी के फैसले में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो सारे जजेस के एसेट्स की जो डिटेल है उसको आप पब्लिक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल उस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय गए थे, वहाँ से भी वो हार गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था उस फैसले पे, और जब कई हाई कोर्ट्स के जजेस ने एसेट्स डिक्लेयर कर दिए तो फिर बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट जजेस जो एसेट जो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था सीजेआई को, वो डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आवश्यकता सिर्फ चुने हुए जनप्रतिनिधियों की नहीं है, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स के साथ है, ये चीज़ जजेस के साथ भी होनी चाहिए, और ये एक समान मापदंड होना चाहिए सबके लिए। रही बात चुनाव सुधार की और एक अनिच्छा की या कानूनी प्रावधानों की, बहुत तरह के प्रावधान हैं। 2-3 जो लार्जर इशू है, एक तो यह है कि जो पॉलिटिकल क्लास ये बहुत ही एक तरह से कहें अनिच्छुक रहा है, किसी तरह का कोई चुनाव सुधार हो इसके लिए तैयार नहीं रहे, और इसलिए खेद की बात है कि चुनाव सुधार के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो शायद ये पूरा पिछले 15 साल में जो भी चुनाव सुधार हुए हैं ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुए हैं। पॉलिटिकल क्लास हमेशा उसमें अड़ंगे लगाते रहा है। आप समझिए 2002 में जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मामले में फैसला आया था, उसके बाद सरकार ने, वाजपेयी साहब की सरकार थी, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया था और सारे राजनीतिक दल एक साथ थे उस पर, राजनीतिक सहमति के बाद लाया गया था और उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया था। उसमें एक सेक्शन 33B था जिसमें कहा गया था कि आप डिक्लेरेशन नहीं करना उनका अधिकार है। जो डिक्लेरेशन का आदेश दिया गया था और उसको एक तरह से एनल किया जा रहा था, बाद में पीयूसीएल के फैसले में उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड किया और कहा कि राइट टू नो अबाउट कैंडिडेट, ये जो है ना वोटर का राइट है, और इस राइट को उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 19(1)A के तहत उनका राइट है, जानने का अधिकार है, और इसको आप तभी आप खत्म कर सकते हैं जब आपको आर्टिकल 19(2) में जो ग्राउंड्स है रिस्ट्रिक्ट करने का उसके हिसाब से करें। तो ये जो 2-3 पॉइंट है, एक तो राजनीतिक दलों में अनिच्छा है कि इस तरह के किसी तरह का सुधार हो, और राजनीतिक दल या पूरा पॉलिटिकल क्लास कहें, तो एक तो यह है, इसलिए मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही आएगा। लेकिन दूसरी विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के फैसले आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने मामले में, जजेस के मामले में सुप्रीम कोर्ट का मापदंड वो नहीं है जो कि पॉलिटिशियंस के मामले में, तो ये मापदंड एक ही होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जहाँ तक सार्वजनिक जीवन में शुचिता की बात है और पारदर्शिता की बात है, एक ही मापदंड सबके लिए होना चाहिए ताकि जो जनता का विश्वास है सिस्टम में वो बना रहे। इंद्र साहब, जो आप कहते हैं क्योंकि मौजूदा कानून है उसमें प्रावधान है, उसको लागू करने की जरूरत है, वो क्या प्रावधान है? मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, अभी आपने सब हम लोग मान रहे हैं कि जब डिसप्रपोर्शनेट एसिड्स होते हैं तो वो लेजिटिमेट सोर्सेज से तो नहीं होते। अगर आपको देखेंगे कितनी तनख्वाह आपने ली, कितने आपको अलाउंसेस मिले, उसके हिसाब से तो जो 5 करोड़ है वो 100 करोड़ या 50 करोड़ नहीं बनेगा 5 सालों में। तो इसका मतलब है कि आपने कोई ऐसा मीन्स इस्तेमाल किए जो कि आम भाषा में करप्शन कही जा सकती है, पद का दुरुपयोग। तो हमारे यहाँ पहले ही मल्होत्रा जी को पता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो है वो ये सब MPs, MLAs पब्लिक सर्वेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि ये भी सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं। तो उस केस में अगर उनको मुकदमा चलाया जाए कि भाई आपकी, और कई बहुत जगह पे चल भी रहे हैं ना वो डिस्प्रोपोर्शनेट एसिड्स के केसेस चल रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक कर्नाटक के मिनिस्टर साहब को कई राज्यों में अलग अलग मंत्री और पूर्व मंत्रियों के खिलाफ आए तो उनके चल रहे हैं। तो उसमें अगर करप्शन वाले एक्ट में अगर कोई कन्विक्शन होती है, अगर 1 रुपया भी फाइन होता है ना उसमें,
तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 51 है उसमें सेक्शन 8 है। उसमें सेक्शन 8 में जो सब सेक्शन 1 है उसमें लिखा हुआ कि एनी कन्विक्शन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें अगर 1 रुपया भी फाइन कर देगा कोई कोर्ट तो स्टेट अवे 6 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाइड है। और अगर उसको मान लिए जैसे लालू प्रसाद जी को 5 साल की सजा भी दी हुई है तो वो 5 और 6 11 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। तो लॉ तो आज भी है, लेकिन उसकी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस हिसाब से नहीं हो रही। मैकेनिज्म है, लेकिन मैकेनिज्म को टाइट करने की ज़रूरत है। उसको आप ठीक तरह से अगर ढंग से लागू करेंगे तो ये नई चीज़ नहीं है कि मैकेनिज्म ही नहीं, मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म को टाइट करने की ज़रूरत है। सत्य, लॉ भी है, सब कुछ है। लॉ उसको दायरे में ला रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी कि यह जो याचिका थी डिबार कर दी जाए, चुनाव लड़ने से रोक लगा दी जाए, क्या ये अधिकार दे देता है अगर इस एक्ट को देखें तो? 2 चीज़ मैं कहना चाहूँ। एक तो जो मेहंदी साहब ने कहा जांच की बात, ये जो मामला था उसमें भी करीब 26 एमपीज और एमपीज लोकसभा के, 11 राज्यसभा के और 257 एमएलएज और एमएलसी, इनके खिलाफ इस तरह के आरोप थे। और उसमें सीडीबीटी को कहा गया था जांच करने के लिए। उसमें कई लोगों के खिलाफ इस तरह की चीज़ पाई गई थी और उसको आगे बढ़ाया गया। जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के मामले उसमें चलाए गए हैं। रही बात डिस्क्वालीफाई करने की, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक लार्जर इशू है जिसमें कि हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का इशू है। कल भी विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने ही केशवानंद भारती के मामले में कहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसका वायलेशन कोई भी नहीं करना चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ है और ये सुनने में भी अच्छा है, व्यवहार में भी अच्छा है। लेकिन दिक्कत ये है कि जहाँ जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला है, जहाँ पे कि सुधार होने चाहिए और लेजिटिमेट रिफॉर्म्स हैं जिनके लिए इलेक्शन कमीशन ने कई दशक से सरकारों को लिखा है, राजनीतिक दलों को लिखा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ है। मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। यही एक ऐसा कहें कि क्षेत्र है जहाँ पे जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसके बारे में शायद किसी आम व्यक्ति को या कोई भी जो लोग इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था की समझ रखते हैं उनको शायद ये स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म सही है। क्योंकि जो लेजिस्लेचर है वो कुछ कर नहीं रहा है, एग्जीक्यूटिव रिलक्टेंट है, तो वैसी स्थिति में इनको करना पड़ रहा है। जहाँ तक जो ये डिस्क्वालीफाई करने के बाद आइडियल सिचुएशन वुड बी कि कानून में परिवर्तन करना है, इसलिए ये चीज़ें पार्लियामेंट की तरफ से आनी चाहिए और राजनीतिक सहमति के बाद आनी चाहिए। चूँकि मान के चलते हैं हम कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें एक तरह की सहमति है कि राजनीतिक जीवन में शुचिता होनी चाहिए और पवित्रता होनी चाहिए। लेकिन चूँकि इस तरह की चीज़ें आ नहीं रही है, मजबूरी में लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत ये आदेश आना, ये आप कहें कि लार्जर जो डिबेट है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो तीनों ऑर्गन्स हैं उसमें, उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर इमीडिएट इसका रिजल्ट देखें जो पॉलिटिकल प्रोसेस में और जो पॉलिटिकल पूरा सिस्टम है उसको क्लेंज करने के लिए, उसके लिए ये चीज़ें अच्छी हैं। चूँकि एटलीस्ट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की तरफ से बहुत पॉजिटिव कोई चीज़ नहीं हो रही है, तो जुडिशरी के इंटरवेंशन से अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इसको होने देना चाहिए। लेकिन सवाल है कि जमीन पर लागू कैसे होगा, मतलब साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, और यहाँ पर भी जो आंकड़ा है मोटे तौर पर, हालांकि सरकारी आंकड़ा नहीं है, गैर सरकारी आंकड़ा है, 60% से ज़्यादा जो कैंडिडेट जिन्होंने नॉमिनेशन किया उन्होंने इस रूल को फॉलो नहीं किया कि वो सोर्स बता रहे हों। अब सवाल ये, अगर मैं सोर्स नहीं बता रहा हूँ, चुनाव मैदान में हूँ और आपके करप्शन एक्ट कुछ कहता ज़रूर हो, लेकिन फिर मैं इसके खिलाफ, मेरे खिलाफ इलेक्शन कमीशन या फिर लॉ क्या कर सकता है? देखिए, जैसा कि कहा, कानून में प्रावधान है, लेकिन अगर उसका वायलेशन हुआ है तो 2 चीज़ें हैं उसके लिए। अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस की बात आती है, अगर किसी कैंडिडेट ने करप्ट प्रैक्टिस में अपने आप को इन्वॉल्व किया है, उस पर जो विचार होगा वो इलेक्शन के बाद होगा। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि आप इलेक्शन प्रक्रिया को बीच में रोकना नहीं चाहते, उसका डिसीजन बाद में होगा। अगर उसके लिए वो कोई गिल्टी पाया जाता है तो उसको अवश्य ही डिबार कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जहां तक करप्शन की बात है, अगर उसमें करप्शन में इन्वॉल्व किया, जैसा मेहंदी रत्ता जी ने भी कहा, अगेन आपको कोर्ट में जाके प्रूव करना पड़ेगा कि ये नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से नहीं है और कैंडिडेट ने करप्शन में इन्वॉल्व किया है, इसलिए उसको पनिशमेंट की जरूरत है। और जब उसको सजा मिल जाएगी
तभी जो सेक्शन 8A की ये बात कर रहे हैं या सेक्शन 8B की या 9 की बात कर रहे हैं वो मतलब वो लागू होगा। सत्या जी ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। एक तो तीनों ऑर्गन जो हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे लेजिस्लेचर है, चाहे जुडिशरी है, सभी के लिए समान मापदंड होना चाहिए। और जुडिशरी के मामले में उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने अपने लिए जो था इस तरह के मापदंड जब रखने की बात की गई तो कहीं ना कहीं उनका रिजर्वेशन था। सिंपली क्योंकि जुडिशरी का अपने ऊपर रिजर्वेशन रहा, क्योंकि उनको मापदंड लगाने में थोड़ी उनको दिक्कत आ रही थी अपने ऊपर, और लेकिन लेजिस्लेचर के उन्होंने कह दिया। मैं समझता हूं ये अपने आप में एक तर्क नहीं होना चाहिए फॉर नॉन इम्प्लीमेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। उनको लागू करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जुडिशरी के ऊपर भी वो किस तरह से लागू किया, दबाव बनेगा, डेफिनेटली जुडिशरी भी करेगी। दूसरी बात उन्होंने कही जुडिशियल एक्टिविज्म की, और मैं इनसे पूरी तरह से सहमत हूं कि जितना भी आज तक इलेक्टोरल रिफॉर्म हुआ है उसके लिए सरकार के ऊपर दबाव या तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के थ्रू बना है या इलेक्शन कमीशन और लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, जब एक पब्लिक प्रेशर बना तो वो रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेशन हुए हैं। लेकिन एक जो प्रोएक्टिव स्टैंड गवर्नमेंट की तरफ से, लेजिस्लेचर की तरफ से होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लैग करता रहा है और उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि अगर पब्लिक प्रेशर बनेगा तो वो रिफॉर्म के अभी भी बहुत सारे प्रपोजल पेंडिंग हैं, उनको लागू किया जा सकता है। और ये जो चर्चा का विषय बना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट एक बात आपको फरवरी में कह रही है और आप नवंबर में उस पर विचार करने के लिए बैठ रहे हैं, उसमें भी कोई सेंसिटिविटी और कोई अर्जेंसी ज्यादा दिखाई जा सकती थी, जो शायद नहीं दिखाई गई। और मैं समझता हूं कि जैसा मेहंदी रता जी ने भी कहा, कानून के प्रावधानों में कोई कमी नहीं है। आज भी हम उसको अगर लागू करना चाहें तो एक जो ट्रांसपेरेंसी की जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिस तरह की डिक्लेरेशंस आती हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने मानदंड ले डाउन किए हैं वो लागू किए जा सकते हैं, उसका प्रोविजन रूल में बनाया जा सकता है। ओके मेहंदी साहब, एक आखिरी थोड़ा सा सफाई, मतलब साफ गोई में चाहूँगा इसमें और दर्शकों के नज़रिए से, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पत्नी, परिवार, बेटे या फिर आश्रित, तो असल में क्या वहां पर आश्रित में एक्चुअली अधिकारों का कहीं पर ओवरलैप हो रहा है कि मैं अगर इंडिविजुअल एंटाइटल हूं, मैं बालिग हूं, तो मेरे सोर्स, मेरी इनकम जरूरी है कि मेरे फादर डिक्लेयर करेंगे? मेरे ख्याल में जहां तक मैंने वो जजमेंट देखी है उसमें शायद थोड़ा कंफ्यूजन है। उन्होंने जजमेंट में वर्ड यूज किया हुआ एसोसिएट्स, कैंडिडेट, हिज और हर स्पाउस एंड एसोसिएट्स, लेकिन उसमें कंफ्यूजन था कि एसोसिएट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन उस जजमेंट के बाद में कुछ थोड़े से और पैराग्राफ पढ़ने के बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है कि हम एसोसिएट्स का मतलब ये है कि वो बच्चे जो कैंडिडेट पर आश्रित हैं, जिनकी अपनी इनकम नहीं है, तो उसमें प्राइवेसी का तो क्वेश्चन ही आता। मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे हैं, ये अभी छोटे हैं, इनकी कोई आमदनी नहीं है, कोई जरिया नहीं है और इनके पास मैंने इतने पैसे दे रखे हैं, इतने तो उसको डिस्क्लोज करने में वो प्राइवेसी कैसे चली गई? मतलब सर प्राइवेसी का इशू, मैं समझता हूं इसमें सिर्फ दो ही कैटेगरी कवर होती हैं और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबर एक, जो उस कैंडिडेट के ऊपर आश्रित हैं, एक वो कैटेगरी है। दूसरा ये है कि अगर वो आश्रित नहीं है लेकिन वो इन कैटेगरी में फॉल करते हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, या कोई उनका रिलेटिव है या एसोसिएट की जिसमें आपने बात की, वो है, उन्होंने वो सिर्फ है। उनके बारे में आपको डिक्लेयर करना है जिनका सोर्स जो है वो कैंडिडेट के थ्रू आया है। जो सोर्स है वो कैंडिडेट है। अगर सोर्स कैंडिडेट है तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मैं समझता हूं अगर उनका अपना इंडिपेंडेंट है और वो उसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ये बताने के लिए कि असल में जो हमारे राजनेता हैं या फिर जो चुनावी रण में उतरते हैं और जीतने हारने का मसला अलग है, लेकिन उसके बाद अगर उनकी आमदनी में कई गुना की बढ़ोतरी होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको एफिडेविट में बताना पड़ेगा कि इनकम कैसे बढ़ी, इतनी गुना कैसे हुई, उसका सोर्स क्या था, कहीं ये करप्शन या फिर आपने पद का दुरुपयोग तो नहीं किया है। अब इसे लागू करने को लेकर जो सुझाव है उसे देखना होगा कि जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि मौजूदा कानून में वो तमाम प्रावधान है कि इसे लागू किया जा सकता है। फिलहाल आज इतना ही, लेकिन हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देख सकते हैं। साथ ही अपनी राय सुझाव हमें आप मेल कर सकते हैं। नमस्कार।